किसी सर्कमस्टांसेस में डाउनवर्ड होगा और किसी सर्कमस्टांसेस में डाउनवर्ड नहीं भी हो सकता। दोनों चीजों के ऑप्शन अवेलेबल। देखिए बच्चे कैसे, जब हम बात करते हैं कमोडिटीज की तो हमारे पास तीन तरीके की कमोडिटीज होती है। या तो वो गुड्स होते हैं, या तो वो बैड्स होते हैं, या तो वो न्यूट्रल्स होते हैं। या तो बेटा वो गुड्स होते हैं, या तो वो बैड्स होते हैं, या तो वो क्या फैन ऑन करो बेटा, फैन से अच्छा नहीं एसी ऑन कर लेगा। अब आप बेटा खड़े होकर तो ऑन कर दीजिए बेटा, आप कर दीजिए खड़े होकर प्लीज एमसी ऑन कर फटाफट। तो हमारे पास तीन तरीके की कमोडिटीज होती है, या तो गुड्स होते हैं, या बैड्स होते हैं, या न्यूट्रल्स होते हैं। आज तक आपको कहते थे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स या कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, एक ही मतलब होता था। आज का मतलब अलग अलग है, कमोडिटीज अलग होती है और गुड्स अलग होते हैं। कमोडिटीज की तीन वैरायटी है। मतलब ये क्या बोला है, बैड्स और न्यूट्रल। जब भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो बदले में उसको क्या मिलता है, यूटिलिटी मिलती है, दैट इज द सैटिस्फैक्शन। आपने एक लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सबने पढ़ा भाई? वो लॉ हमें को क्या कहता है, कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी को आप बार-बार कंज्यूम करते चले जाएंगे तो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन, ऐसे कुछ होता है। फिर मैंने बोला कि कमोडिटी है मेरे पास, कमोडिटी एक्स, कहते हैं कि उसकी पहली यूनिट जब मैंने कंज्यूम करी तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली इन यूटिल्स, कहते कितनी मिली, कहते लेट अस सपोज 10 एमयू कितना मिला बच्चे, 10 यूनिट्स का। सेकंड से ऑब्वियसली कम मिलेगा, थर्ड से थोड़ा और कम मिलेगा। इट इज नॉट द रूल की इक्वल रेट से गिरेगा, इक्वल रेट से गिरेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है, गिरेगा वो 6 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो सीधा 0 भी आ सकता है। रूल रेट क्या है बेटा, रूल है गिरने का कि एमयू गिरेगा, एमयू कांस्टेंट रेट से गिरेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, भी मैंने इसको यहाँ पे कितना कर दिया, 3 कर दिया। चौथे में मैंने उठा के सीधा क्या कर दिया, 0 कर दिया। पांचवा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कहता -2 लाइक दिस। टोटल यूटिलिटी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इट विल बी 10 18 देयर आफ्टर 21 21 एंड देयर आफ्टर 90। आवर क्वेश्चन इज, कहते गुड्स क्या होते हैं, कहते जिनको कंज्यूम करने की वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़े, जिनको कंज्यूम करने की वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो, यानी कि यूनिट्स बढ़े एंड टीयू बढ़े। कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी में कैसा रिलेशन बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। अब एक बात सुनिएगा, शुरू की जो 3 यूनिट्स है, शुरू की जो 3 यूनिट्स है, इन्होंने गुड्स का रिफ्लेक्शन दिया है। यूनिट्स बढ़ने पे टीयू बढ़ रहा है, चाहे डिमिनिशिंग रेट से ही सही, चाहे इंक्रीजिंग रेट से, रेट हार्डली कंसर्न। बात है कि बढ़ेगा या कम होएगा, एक्स के बढ़ने पे मेरा टीयू बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में बैठा है, तो गुड्स कहलाएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 यूनिट्स गुड्स के हो गए। न्यूट्रल्स क्या होता है, कहता है कि अगर हम यूनिट्स को कंज्यूम भी करेंगे ना, तो ना तो हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और ना ही हमारी सेटिस्फैक्शन कम होएगी। ये चौथी यूनिट जो आपने कंज्यूम करी है, मेरी यूटिलिटी में कोई चेंज आया नहीं आया, तो फोर्थ यूनिट क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी। जब 5वीं यूनिट आपने कंज्यूम करी तो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी बच्चे, कम हो गई। तो यूनिट्स के बढ़ने पे सेटिस्फैक्शन लेवल गिर रहा है। रिलेशनशिप कैसे आया, इनवर्स आया, तो क्या हो गई, बैड्स। गुड्स, न्यूट्रल्स, बैड एक ही कमोडिटी है, कभी वो गुड बन जाती है, कभी न्यूट्रल बन जाती है, कभी बैड बन जाती है। समझ में आती है बेटा? तो कंज्यूमर की थ्योरी आज तक जो आपने डिस्कस करी हुई है वो सिर्फ गुड्स के रिगार्ड में करी हुई है। हमें बैड्स का भी डिस्कशन करना है और हमें न्यूट्रल्स का डिस्कशन भी करना है। एक बार नोट करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर देंगे प्लीज। अगर डिफाइन करना पड़े व्हाट आर द गुड्स, कहते हैं those commodities for which there is direct relationship between the number of units of commodity consumed and the level of TU। लिखो डेफिनेशन एक बार, those commodities for which there is direct relationship, those commodities for which there is direct relationship between what, between number of units consumed and the level of
total utility between the number of units consumed and the level of total utility। कहते x की यूनिट्स में और TU में बेटा MU का रिलेशन चेक नहीं करते, ठीक है जी। लेकिन हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब तक मेरा MU पॉजिटिव रहेगा तो गुड्स कहलाएगी। लिख लो, इन अदर वर्ड्स कॉमा marginal utility is positive in case of goods। याद रखिए बेटा कहानी। चलिए जी आगे की कहानी सुनिएगा। फिर कहते हैं ये बैड्स क्या होते हैं, कहते हैं जिनका इनवर्स रिलेशनशिप है, कहते हैं किस किस में, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड द लेवल ऑफ TU, और इस केस में MU क्या रहता है मेरा, नेगेटिव रहता है। ऐसा ही है जी। तो कहते हैं जिसके लिए इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एंड द लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी, वो बैड्स कहलाते हैं। और बैड्स के लिए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। याद रहेगी कहानी। कहते हैं न्यूट्रल्स क्या होते हैं, कहते हैं न्यूट्रल्स वो चीजें हैं जिसकी कंज्यूमर परवाह ही नहीं करता। कहते क्यों नहीं करता, कहते इसको कंज्यूम करने से ना तो मेरी यूटिलिटी बढ़ती है ना ही कम रहती है। द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स सेम ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। टोटल यूटिलिटी रिमेन्स सेम, TU रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। कंजम्पशन चेंज होने के बावजूद भी मेरी TU में परिवर्तन नहीं आता। उन कमोडिटीज को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल्स कहा जाता है। और इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है, 0। समझ में आती है। अब क्या बच्चे मुझसे पूछे सर बताइए एग्जाम्पल दीजिए मेरे को। बेटा कोई एग्जाम्पल नहीं है, हर चीज का नेचर बदलता है, हर चीज कभी गुड है कभी बैड है कभी न्यूट्रल है। कहते क्या मतलब, भाई कोई एक आइसक्रीम आती है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस बच्चे ने खाया, कहते हैं बड़े अच्छे लगे, मजे आ गए, ठीक है। इस बच्ची ने खाया, इसने वॉमिट कर दी, कहते क्यों, कहता गंदा टेस्ट है। एक को तो मजे दे दिया आइसक्रीम तो इसके लिए गुड है, एक के मजे खराब कर दिए तो उसके लिए बैड है। इसने खा ली, कहते पता ही नहीं लगा अच्छी थी बुरी थी, मतलब ओके है, मतलब न्यूट्रल का काम कर रही, ठीक है। तो कमोडिटी वही है, किसी कंज्यूमर के लिए गुड है किसी के लिए बैड है। अब जैसे मान लीजिए बम बनाना, ठीक है, बम फेंकना किसी के ऊपर, तो इंडिया के लिए देखा जाए तो बैड, हम किसी को मारेंगे है ना। लेकिन ये जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं, ये पाकिस्तान इनके तो गुड्स है ना, ये झगड़ा वगड़ा करना, लड़ाई वड़ाई करना, तो मजा आते हैं लड़ाई करने, तो हर ठीक है बेटा। तो कोई कमोडिटी यूनिवर्सल गुड नहीं है, कोई बैड है। दूसरी कहानी बेटा सुनकर ये देखिए, एग्जामिनेशन सवाल है, मैं सीधा बता रहा हूँ, फालतू बात नहीं करता। बच्चा कहता है सर अगर कोई बैड है हम उसके लिए पैसे क्यों खराब करें, एक तो पैसे दे, एक तो हम क्या दे, पैसे दे, बदले में हमारे मजे स्टैंड फॉर द यूटिलिटी, कहता है बदले में हमारे मजे खराब हुए। ऐसी भी डिस्कशन ही हो रही बेटा। कभी कभी हम ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं जिसके लिए हम पैसे नहीं देते। When we are talking about a difference curve, हम कभी भी बजट लाइन का डिस्कशन नहीं करेंगे। बजट लाइन एक अलग टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व एक अलग टॉपिक है, दोनों का कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम एक अलग टॉपिक है। While discussing the indifference curve, हम हमेशा बात करेंगे यूटिलिटी की, हमें खरीदनी है नहीं खरीदनी, हमारी परचेजिंग प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अब एक बात सुनिए ध्यान से, इस बच्चे ने क्या किया, सुबह सुबह बढ़िया अरमानी का परफ्यूम लगाया, ठीक है, पैसे किसने खर्च करे, इस बच्चे ने खर्च करे। कि परफ्यूम लगा के जब क्लास में आई, देखो जो इंसान खुद परफ्यूम लगाता है ना उसको कुछ सेकंड्स तक फ्रेग्रेंस आती है, उसके बाद एक कॉफी पी लिए तो घूमेगी नहीं अपने साथ, दूसरी दफा कॉफी पी लेके कहते हैं यूटिलाइज करेंगे ना, तो इसको तो फ्रेग्रेंस आनी बंद हो जाएगी। अब फ्रेग्रेंस के मजे कौन लेगा, हम सब लेंगे, है ना। तो बताइए कि क्या हमारे लिए गुड है या नहीं है, कैसे हमें अच्छा लग रहा है, क्या हमने इसके लिए पेमेंट करी, तो वी कैन कंज्यूम द फ्रेग्रेंस, हम फ्रेग्रेंस से कंज्यूमर हुए, लेकिन क्या हमने उसके लिए पेमेंट करी, द आंसर इज नो। इस भाई ने परफ्यूम लगाया, पता नहीं अजीब सी फ्रेग्रेंस तो दोनों अजीब से होता नहीं है, इसको तो खुशबू बदबू जो भी आनी बंद होगी। अब होगा कौन रहा होते, हम लोग भुगत रहे हैं, बैड से हमारे मजे खराब हो रहे हैं,
है नहीं, हमारे बैट्स हमारे बैट्स है, हमने पैसे दिए बैट्स के लिए, जबरदस्ती चेक करो यार इसमें हमने मैं वो क्लास से बाहर करके मैं फीस दे मैं जाता है, ठीक है बेटा। तो गोल या बैट्स हमें पैसे देके मिलेंगे, ऐसा कोई बिना पैसे दिए मिलेंगे, मालूम होता है आपको नहीं जाती हाले पर टाइम शूटिंग कर रही है भाई, क्रैश कोई बात नहीं 22 तारीख को अब बताओ शूटिंग देखने में हमें मजे आ रहे हैं, यस हमें मतलब हम बॉयज को तो आएंगे, ये तुम्हारा पता नहीं रणवीर सिंह भी आया है, ओके ठीक है। तो अब एक बात सुनिए, अब क्या शूटिंग के पैसे हमें मिले उसको नहीं, मजे कौन ले रहे, यूटिलिटी किसे मिल रही है, हमें मिल रही है, बट कैन बी पेइंग फॉर यूटिलिटी। तो दिमाग से बिल्कुल एक बात बाहर निकाल देना कि हमें यूटिलिटी के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कभी कभी बिना पैसे के भी क्या मिलती है यूटिलिटी, याद होगी कहानी, और कभी कभी बिना पैसे दिए भी यूटिलिटी खराब भी हो जाती है, ओके चलो। अब मैं आ रहा हूँ इंडिफरेंस कर्व का बेसिक नेचर, जो आपने सुना है आज तक कि आईसी में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैं इस प्रॉपर्टी को फील करता हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो भी सकता है और अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी, वाई एक्सिस के पैरेलल भी, हर तरीके की शेप बनाएगा ऐसी की, बहुत ध्यान से सुनिए। बस देखिए मेरी क्लास में ना हर काम करना, दो चीज छोड़ दो बस, एक बात नहीं करनी और एक सेल फोन नहीं यूज करना, बस गाना गाना गा सकते हो, डांस करना कर सकते हो, सब कुछ अलाउड है, लेकिन बात नहीं करनी और एक सेल फोन यूज करना, प्लीज रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं। सुना जी ध्यान से, कहते आईसी इज डाउनवर्ड स्लोप, सुनते रहो बच्चे बात ध्यान से प्लीज, सारी कहानी ना आपके हैंडआउट में ये वाला वो जो बुकलेट है ना, नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, नोट्स की वैल्यू 200 दैट्स इट, नोट्स लिखने की क्या वैल्यू ना, तो है ना, मतलब फोटो सेट करा वही जाएगी, समझ लो बेटा, समझने की वैल्यू। कहते हैं कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, उस कमोडिटी के नेचर है फिर हमारे पास, देखिए ध्यान से, फिर हमने कहा एक एक्स है एक वाई है, चलो दो कमोडिटीज है, एक कमोडिटी एक्स एक कमोडिटी वाई, और अजम्पशन ले लेता हूं, मान लो ये भी मेरे पास गुड है और ये भी मेरे पास गुड है, दोनों गुड लगे मेरे पास, देखते रहे प्लीज ध्यान से, ये एक्स ये वाई, मैंने कितने एक्स है कितने वाई है, कहता है वाई तो मेरे पास 20 है, एक्स मेरे पास 1 है, देखो दोनों गुड्स है तो दोनों को कंज्यूम करने से एमयू मेरा पॉजिटिव रहेगा। मैंने कहा तेरे को सैटिस्फैक्शन मिलता है, मैंने कहा हाँ जी मिलता है, मैं कितने का मिलता है, कहता सर इट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच, सैटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड, बात भी सही है, सैटिस्फैक्शन तो मेजर नहीं कर सकते, बट सैटिस्फैक्शन कैन बी कंपेयर्ड, कैन बी रैंक, कैन बी ऑर्डर्ड, कैन बी एनीथिंग, लेकिन सिर्फ क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। मैंने कहा बता तेरा सैटिस्फैक्शन लेवल कितना है, बट सपोज करो जैसे वाटर लेवल होता है, उसने मेरे को बताया सर मेरा ना ये दिस इज माय सैटिस्फैक्शन लेवल कितना है, मान लीजिए मैंने कहा एक्स बढ़ा दूं, कहता हाँ बड़ी अच्छी बात है, मैंने एक्स का इंक्रीज किया, एज पर डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस कर्व, डिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, बंडल्स डिफरेंट डिफरेंट, जहां पे कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन क्या रहे सेम। अगर तो मैं इसको 20 रखूं, इसको बढ़ा दूं तो सैटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे को सैटिस्फैक्शन क्या रखनी है सेम। तो अगर एक जगह से एक्स के बढ़ने से बताओ सैटिस्फैक्शन बढ़ी या कम हुई, सैटिस्फैक्शन कम करने के लिए वाली को क्या करूंगा, अब कितना कम करना है, 19 करना है, 18 करना है, 17 करना है, 16 करना है, 15 करना है, तो डिपेंड करेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, डिपेंड किससे करेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। लेकिन ये बात तय है एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होएगा, तभी मेरी सैटिस्फैक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी। तो कर्व क्या, तो कर्व कैसा आएगा मेरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रिलेशनशिप कैसा आ गया, मैं कर्व ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये बात समझ में, बेटा मैंने कर्व ड्रॉ नहीं किया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग में तो 3 तरीके के होते हैं, लीनियर है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कोई भी हो सकते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है
कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहते क्यों होता है? एक को बढ़ाओगे दूसरा कम करना पड़ेगा। अब इसके एक्सेप्शन पे आता हूं सीधे। बेटा यहाँ x लगा है, ये ना बैड है, ये गुड है। एक जगह बैड लगा, एक जगह गुड लगा। अब सोच के बताना जी, ये y है, ये x है। मान लो ये 20 है, ये 1 है, ये मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल। मैंने कहा एक बैड बढ़ा दूं, ये बैड, ये गुड है। अब बताइए जब मैंने बैड को बढ़ाया सेटिस्फेक्शन कम हुई या बढ़ी? मेरे को सेटिस्फेक्शन क्या रखनी है? सेम। इसको क्या करूं कि सेटिस्फेक्शन सेम हो जाए? इंक्रीज करना पड़ेगा। इसकी वजह, इसके बढ़ने से सेटिस्फेक्शन गिर रही है, तो इसके बढ़ने सेटिस्फेक्शन वापस बराबर आ जाएगी। अब इसको कितना करना है? 21 करना है, 22 करना है, 23 करना है, 24 करना है, वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। हमें उसको डिस्कशन नहीं है, लेकिन देखिए कैसा आया, कैसा आया, तो आईसी कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। तो पहली प्रॉब्लम फेल हो गई। आप तो कहते थे, आप तो कहते थे कि डिफरेंस कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। झूठ बोलना है ये तो। इट कैन बी अपवर्ड स्लोपिंग व्हेन वन ऑफ द कमोडिटी इज अ बैड। तो बेटा मेरे पास अगर एक कमोडिटी बैड लगा हुआ है, अगर मेरे पास एक कमोडिटी क्या लग गई? बैड लग गई, तो ये पहली प्रॉपर्टी इमीडिएटली क्या हो जाएगी? समझ में आती है कहानी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, वाइस वर्सा, जहां पर गुड लगा दो, जहां पर बैड लगा दो, तब भी कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अपवर्ड की शेप नहीं बनाई मैंने, शेप डिफरेंट तरीके से बनेगी, वो डिपेंड करे एमआरएस के ऊपर। चलो, अगर दोनों गुड्स है तो डाउनवर्ड, एक गुड एक बैड है तो अपवर्ड जाएंगे। ओके, अब न्यूट्रल पे आता हूं। तो मेरे पास x जो है ना वो न्यूट्रल है। क्या है जी? x न्यूट्रल, और y जो है वो क्या है? गुड है। सुनो ध्यान से, ये x है, ये y है, ये 20 था, ये 1 था। मैंने x को बढ़ाया, बताओ सेटिस्फेक्शन बढ़ या कम हुई? सेम रही। जब सेटिस्फेक्शन में चेंज ही नहीं हुआ तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी भी सेटिस्फेक्शन मेरी क्या है? सेम। अभी सेटिस्फेक्शन मेरी क्या है? सेम। तो यानी x में चेंज आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इट इज एन डिफरेंस सर। और यहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की शेप नहीं होती। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स की डिफरेंट शेप्स होती है, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, लीनियर, अपवर्ड की शेप्स होती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल थोड़ा तीन तरीके की शेप्स होगी। स्ट्रेट लाइन मीन स्ट्रेट लाइन, तो आईसी मेरा कैसा हो सकता है? हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। समझ में आ रही है बेटा कहानी? तो बच्चों को 12वीं क्लास में पागल बनाया जाता है, कहते हैं डिफरेंस फ्रॉम डाउनवर्ड स्लोपिंग। 128 शेप्स की आईसी है मेरे पास। अभी मैंने सिर्फ लिखी मैं 1 2 3 4 128 शेप्स होती हैं डिफरेंस स्लोप की। सेमेस्टर 3 में आओ तो जल्दी दिखाऊंगा और आईसी की जरूरत इक्वेशंस पढ़ेंगे आईसी की। अब सुनिए ध्यान से आगे बात। अगर मैंने क्या किया बच्चे, यहां पे लगाया न्यूट्रल, यहां लगा दिया गुड, तो ऐसा आ जाएगा। तो याद कैसे करने का है? पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। इस बात सबको समझ में आती है? एंड आउट नोट किए, इरेज करो एक बार, जल्दी से नोट करेंगे बेटा मेरे पास। तो आज के बाद तो बोले कि भैया आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज नॉट द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब दोनों एक्सिस पे गुड्स लगे हैं। अगर
बैच का इंट्रोडक्शन हो गया या न्यूट्रल का इंट्रोडक्शन हो गया, इमीडिएटली प्रॉपर्टी फेल होती है। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ assumption based property. We are assuming that on the box axis we are just measuring the goods, then only the indifference curve will be the downward sloping. याद रहेगी। अब यार ऑलरेडी मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, दोनों न्यूट्रल दोनों बैड, जो कुछ सोचे सब कुछ होएगा, फेस तो करिए। एग्जाम में बेटा सवाल आया हुआ है 4 नंबर का ट्रू फॉल्स में, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑलवेज, यू नो व्हाट इट कॉमर्स, ट्रू फॉल्स, सारा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा इसके अंदर, डायग्राम बना डायग्राम मत बनाइएगा, बिकॉज डायग्राम आपको भी नहीं पता ना कि ये अपवर्ड स्लोपिंग की शेप का होएगा, है ना। इसकी डिफरेंट वैरायटीज जो है वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, बस इतना लिख देंगे एक्सप्रेशन में, if there is one good and one bad, then indifference curve will be the upward sloping curve. If there is one good and one neutral, then indifference curve will be either horizontal line or a vertical line. In these two cases, indifference curve is not downward sloping, hence the above statement is false. याद रहेगी कहानी। अब एक बात समझना ध्यान से, अगर मैं दोनों को ही बैड बना दूं, क्या बना दूं? दोनों को ही बैड, सुनिएगा जी ध्यान से, भाई ये भी मेरा बैड है और ये भी मेरे पास बैड लगा है। लास्ट रो प्लीज बात नहीं करेंगे जी। मैंने एक बैड बढ़ाया, बताओ सैटिस्फैक्शन बढ़ी या कम हुई? दूसरे बैड को क्या करूं कि सैटिस्फैक्शन सेम आ जाए? कम करना पड़ेगा। 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग। गिरे एक बैड बढ़ने से सैटिस्फैक्शन गिर रही है, तो सैटिस्फैक्शन सेम रखने के दूसरे बैड को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा ही है जी रिलेशनशिप। फिर दोबारा कैसे आया? इनवर्स। तो आज का दोबारा कैसा हुआ? डाउनवर्ड। तो दोनों गुड्स हो तब भी डाउनवर्ड, सुनिए प्लीज, दोनों गुड्स हो तब भी डाउनवर्ड और दोनों बैड्स हो तब भी डाउनवर्ड। एक गुड एक बैड में अपवर्ड, न्यूट्रल में हॉरिजॉन्टल। ओके, कहता है दोनों न्यूट्रल लग गए। क्या हुआ जी? दोनों न्यूट्रल लगे। देखो ध्यान से, क्या देखेंगे जी प्लीज, यहां भी न्यूट्रल लगा है, यहां भी न्यूट्रल लगा है, यहां एक्स है। बेटा देखिए बात ना करिए बच्चे प्लीज, देखिए आपको 2 घंटे पढ़ के निकलने में 4 क्रैश कोर्स है मेरे हाथ। रात को 11:30 बजे तक के शेड्यूल लगे हुए, सारी एनर्जी सुबह 7 बजे खत्म करा दोगे, 11:30 तक कितनी रेड बुल पीऊंगा? तो पीनी तो पड़ेगी, मुझे पता भी नहीं पड़ेगी रेड बुल बीच बीच में, लेकिन प्लीज पढ़ाने में मुझे भाई मेरी बात चुप करवानी प्लीज ना करिए, प्लीज रिक्वेस्ट करनी है हम आप लोगों से। उम्र भी हो गया, बूढ़ा हो गया मेरा, थोड़ा सा बुढ़ापे का लिहाज करो। Two commodities are there, what both are the neutral. Listen to me. एक 20 एक 1, कहता तू बढ़ जा, तू थोड़ा, मैं कम हो जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, मैं 50 हो जाऊं, मैं 100 हो जाऊं, कहता मैं भी होऊंगी 15, कभी 1000, कभी 2000, कुछ भी होता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? तेरे बढ़ने से तेरे घर में बेटा कोई ना कोई सदस्य होता है ऐसा कि बोलते रहता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो छोटा बच्चा होता है बहुत ज्यादा, या वो बहुत बड़े वाले होते कहते बोलते रहो, है ना। तो ऐसे ही है, इनके कम होने से या इनके ज्यादा होने से हमारी यूटिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही कमोडिटीज कैसी लगी है? न्यूट्रल। तो मैंने डिफरेंस का एनी पॉइंट इन द प्लेन, क्या बेटा? एनी पॉइंट इन द प्लेन, एनी पॉइंट, ये सारा का सारा जो प्लेन है, एनी पॉइंट इन द प्लेन विल गिव मी द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। यस और नो? क्योंकि इसके किसी के भी बढ़ने से किसी के भी कम होने से कोई फर्क नहीं आ रहा। द कंप्लीट प्लेन इज द इंडिफरेंस कर्व। अब उसे प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम है। दोनों ही जगह न्यूट्रल लगे, कोई बढ़ जाए कोई कम हो जाए, सेटिस्फैक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो कंप्लीट प्लेन इज द इंडिफरेंस कर्व। समझ में आ रही है? एग्जाम में सवाल आ जाए, कहता है if the consumer is consuming both commodities as a neutral, draw the indifference curve. ड्रॉ नहीं कर सकते। Every point in the plane represents the same level of satisfaction. Every point in the plane represents the same level of satisfaction. हम उसे upward downward का नाम ही नहीं देते। याद रहेगी जी बात? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने खराब किया है, अब सेकंड की बात है।
रेस्ट ऑफ जा रहा है ये हाँ, इसकी चेंज नहीं कर सकते। गुड की चेंज करोगे तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी, तो आईसी बदल जाएगा। तो नंबर ऑफ आईसी आते हैं लाइक दिस, ऑब्वियसली ऊपर ज्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। देखो बेटा ध्यान से, हमारे सिलेबस में जो डिटेल डिस्कशन है वो सिर्फ दोनों जगह गुड फॉलो की, दोनों से क्या लगे हैं, गुड लगे हैं। डिटेल डिस्कशन उसकी करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमेशा से एक प्रॉपर्टी आ जाए, क्या इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं? नहीं। ठीक है, अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी। आप कहते हैं इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कहते हो ना भाई, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आप लोगों से रिक्वेस्ट बोल बेटा, बैड न्यूट्रल देखो कैसे बनेगा, आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये न्यूट्रल, ये बैड, पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल, ये गुड, पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। तो फर्क क्या है? बैड बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन कम, एरो लगी नीचे, मतलब इस डायरेक्शन में सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है, यहां पे सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। गुड बढ़ेगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, बैड कम होगा तो सेटिस्फैक्शन होगा, पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है बेटा, अब एक सेकंड प्रॉब्लम देखेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ी देर नोटबुक्स बंद करें। हां जी, इसी ऑफ करें, स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं देखो यार, चल रहा होगा तो स्टेज लाइट तो ऑन है, वो भी हां ये सब चल बाद में आराम से चल रहा हूं। जल्दी करो बेटा, एक और भी बचा दो। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास होती है, कहते हैं कि डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से कॉन्वेक्स आईसी होते हैं। क्या होता है ना हम लोगों ने, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। गुड होती है ये प्रॉपर्टी। अभी देखो इसके बाद हमेशा कॉन्वेक्स होंगे, कोई कॉन्वेक्स होंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे डाउनवर्ड भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, सिमिलरली एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्वेक्स होंगे, हमेशा कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, अब बच्चे प्लीज देखिए, आप बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल है बेटा मेरे। सेकंड लास्ट रो टू गर्ल्स प्लीज, बेटा प्लीज बात नहीं करेंगे बेटा, मेरा सॉफ्टवेयर नहीं काम करता जब तक बच्चे चुप नहीं होते, बीमारी है मेरे को। यहाँ x लगा है, यहाँ y लगा है, एंड बोथ आर द गुड्स, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस से क्या पार्ट है, जब दोनों जगह क्या लगे बेटा, गुड्स लगे। कहते ओके आई एग्री, दोनों जगह गुड्स लगे, कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना तय हुआ। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग भी तीन तरीके के होते हैं, या तो कॉन्वेक्स होंगे, या कॉनकेव होंगे, या स्ट्रेट। देखिए बच्चे ध्यान से, होंगे आप लोगों ने बचपन में एग्जांपल पढ़ रखा है, बर्गर पेप्सी वाला, याद है जी? कहते हैं सर हमारे पास ना 20 बर्गर है, अच्छा और पेप्सी ना सिर्फ एक है। मैंने कहा बर्गर में, कहते जैसे हमको ना एक पेप्सी और मिलेगी, तो पेप्सी ना हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में है, तो वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ बर्गर टू हैव एन एडिशनल यूनिट ऑफ पेप्सी, बिकॉज़ पेप्सी की सैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है, बर्गर की कम है ना, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तब उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। ऐसे ही बोलते नहीं बोलते, सब बेकार की बातें हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। फिर मान लो आपने 5 सैक्रिफाइस किया, फिर अगली बार ना मैं 5 सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, क्या करूंगा 4, अगली बार 3, अगली बार 2, अगली बार 1। एमआरएस जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं एमआरएस क्या होता है, लॉस अपॉन में गेन। लॉस कितना हो रहा है जी 5, गेन कितना हो रहा है 1, तो 5 बाय 1 आंसर कितना आया 5। देयर आफ्टर 4 बाय 1 4 3 2 1। क्या बोलते थे, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसे कहते थे नहीं कहते थे, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, बोलना मत है, इट इज नॉट द प्रिंसिपल, इट इज जस्ट द assumption of diminishing marginal rate of सब्स्टिट्यूशन। हमेशा DMRS लगेगा, कोई रूल नहीं होगा।
अभी मैं एग्जांपल दूंगा, सारा की सारी हवा निकल जाएगी इस DMRS की, ठीक है। इट इज जस्ट अ अजम्पशन कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कंज्यूमर ऐसा रिएक्शन दे रहा है, हमेशा ऐसा होगा कोई रूल नहीं है। एक मिनट, हमारे पास जो आईसी होता है, कहते हैं देखो लेट अस सपोज कॉन्वेक्स है, कैसा है कॉन्वेक्स, मान लेते हैं एक बार बात करें, ये जो हमने यहाँ पे टेबल में करके दिखाया उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने एक्स एक्सिस पे लिखा है उसे इक्वल इक्वल बढ़ाया, 1 2 3 4। एक बात अभी आप सोचिए बच्चे, ये वर्ड क्या है मार्जिनल, क्या है वर्ड ये मार्जिनल का मतलब होता है लिटिल चेंज, क्या होता है इंक्रीज ना एक यूनिट से करना है, आप सीधा 1 से 3 1 से 4 1 से 6 नहीं आ सकते, बढ़ेगा एक एक करके, कम जितना मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंक्रीमेंट आएगा वो सिर्फ कितने का आएगा 1 यूनिट। याद है कि बेटा कहानी, इंक्रीमेंट कितने का आएगा 1 यूनिट का, तो टर्म क्या लगी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर सिंपली बोले रेट ऑफ एम हटा दे तो जितना मर्जी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसने एम मेंशन किया हुआ है तो इंक्रीमेंट हमेशा 1 यूनिट से ही करेंगे, डिक्रीज कितना भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा। देखो पहले हमने क्या किया, x1 x2 x3 x4, हमने x एक्सिस पर बराबर बराबर इंक्रीमेंट किया, कैसे इसका इंपैक्ट देखते हैं y एक्सिस पे क्या करता है, जैसे जैसे x बढ़ा y सैक्रिफाइस तो करना पड़ ही रहा है। देखो पहले ज्यादा फिर कम फिर थोड़ा और कम, तो इक्वल x बढ़ाने के लिए पहले हमने ज्यादा सैक्रिफाइस किया, फिर थोड़ा कम सैक्रिफाइस किया, फिर थोड़ा और कम सैक्रिफाइस किया, ऐसे कह सकता हूं। तो इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। डिमिनिशिंग एमआरएस को इंडिकेट करता नहीं करता। अब एक बात सुनना, अब बेटा मैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आता हूं। एक आईसी है मेरे पास, कंज्यूमर इनिशियली एक पॉइंट पर था, x1 y1, कहता है जी मेरे को x का एक यूनिट और चाहिए, मैं ले ली, x को एक बढ़ाने से y सैक्रिफाइस करना पड़ा, ऐसे यार कि हम x को बढ़ा रहे हैं और y को कम कर रहे हैं। मैं कहता एमआरएस कैलकुलेट कर, बेटा एमआरएस दो तरीके के होते हैं, या तो x4y या फिर y4x, या तो x4y या तो y4x। जिसको इंक्रीज करते हैं उसका नाम पहले आता है, जिसको इंक्रीज करते हैं उसका नाम पहले आता है। तो अभी मैं किसको इंक्रीज कर रहा हूं, x को, तो मेरा एमआरएस क्या आएगा, एमआरएस x4y आएगा। इसको मैंने डेल्टा x का नाम दे दिया, इसको मैंने डेल्टा y का नाम दिया। अनडाउटेडली डेल्टा y की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा x की वैल्यू पॉजिटिव। एमआरएस क्या होता है, देखो लॉस ऑफ y अपॉन में गेन ऑफ x, लॉस बोल दो या सैक्रिफाइस बोल दो, गेन बोल दो या रिसीट बोल दो, एक ही बात। लॉस कितना हुआ जी अपन का डेल्टा y और ये कितना हुआ डेल्टा x। बेटा देखो मैं कहूं ना कहूं आंसर तो नेगेटिव ही लाया हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर क्या है नेगेटिव। चलो जी, मैं कहता हूं मुझे स्लोप निकालनी है जी इन डिफरेंस कर्व की। आपने एमएम पढ़ा, स्लोप का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा भाई, अपनी मर्जी से कौन बदला था, x या y, x। तो x कौन हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी वजह से y को चेंज होना पड़ा ताकि साइड क्या रहे सेम रहे। तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा है, तो ये तो स्लोप आई थी। जब मैंने एमआरएस कैलकुलेट किया तो भी यही आया। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं कंक्लूड कर दूं कि एमआरएस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ आईसी। तो मेरे को कभी स्लोप ऑफ आईसी को यूज करना पड़ेगा तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा, एमआरएस बोल दूंगा। ये बात सबको समझ में आती है, एक बार नोट कीजिए, मेरे को बोलिए। तो एमआरएस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। बेटा पीछे से प्रिंसिपल है पूरा, जल्दी जल्दी करिए प्लीज बेटा, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। क्योंकि बेटा अभी आपका
आप थर्ड टर्म में आओगे तो नाम RS बन जाएगा, ओनली रेट ऑफ फिर हाफ डेल्टा x की कोई वैल्यू अभी तो मैं इग्नोर करना चाहूंगा, कर सकता हूँ अभी तो इसकी वैल्यू मान छोड़ना, तो जब मैम हटेगा तो RS क्या होगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। न्यूमेरिकल जब आएंगे हमें MRS नहीं आता, तो RS आता। चलिए रिमूव करें। अब बेटा देखिए, आप लोगों ने सुना है कि जो लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व होते हैं उनकी स्लोप कांस्टेंट रहती है, एग्री करते हो जी? और जो नॉन लीनियर कर्व है उनकी स्लोप हर पॉइंट पे क्या होती है, बदलती चली जाती है। तो यस और नो? रेस कब तक रहने वाला भाई? अच्छा देखो भाई, पहले ये जो सैक्रिफाइसिंग का रेट है, इट इज द MRS। पहले MRS ज्यादा है, फिर MRS कम है, फिर MRS और कम। देखो डिनोमिनेटर सब में क्या है, 1 1 1 1 लगा हुआ है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है तो आंसर बड़ा है, तो हमारे पास डिमिनिशिंग MRS को इंडिकेशन मिल रही है यहाँ से। अब हम इसको कहते हैं इकोनॉमिक, ना हटा इकोनॉमिक हमारे मैथमेटिक्स एस्पेक्ट पे देखते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कहता है। सुनेगा प्लीज, स्टॉप एडिंग एवरीवन, प्लीज रुक जाइए दोस्त। कहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे स्लोप निकालनी है। क्या निकालनी है? स्लोप। स्ट्रेट लाइन पर है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे करते हैं ना बेटा। हमें अगर नॉन लीनियर कर्व पे क्या करना है, स्लोप इवैल्यूएट करनी है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ दी टेंजेंट। जो उस टेंजेंट की स्लोप होगी वो कर्व की स्लोप बन जाएगी उस पॉइंट पर। सही है सर? मैंने कहा 3 पॉइंट मार्क करें, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। 3 पॉइंट में वो स्लोप कैलकुलेट करनी है। तो क्या करिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हमने ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी, फिर हमने सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी। क्या तीनों टेंजेंट पैरेलल है? द आंसर इज नो। ये सबसे स्टीप है, थोड़ी फ्लैट, और ये फ्लैट होती है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है एक बात, जितना ज्यादा कर्व स्टीप होता है उतनी ज्यादा उसकी स्लोप होती है। आपका मैथ्स स्टूडेंट, आपको ज्यादा पता है बेटा, जितना ज्यादा कर्व स्टीप होता है उतनी ज्यादा उसकी स्लोप होती है। बताओ, रेड, ग्रीन, ब्लैक, सबसे स्टीप कौन? तो सबसे बड़ी स्लोप किसकी? तो जैसे जैसे आप आईसी के नीचे 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 आ रहे हैं, टेंजेंट फ्लैट होती जा रही है। टेंजेंट फ्लैट होने का सिग्निफिकेंस क्या है? स्लोप ऑफ आईसी डिक्रीजिंग। As you move downward on the indifference curve, slope of IC क्या हो रही है? गिर रही है। And slope of IC is nothing but the MRS। तो ये क्या है? Diminishing MRS नहीं दिखता क्या मुझे? जो आपने टेबुलर फॉर्म में देखा वो मैंने उसको ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करा कि MRS is nothing but the slope of indifference curve। तो जब स्लोप गिर रही है तो इसका मतलब साथ साथ क्या गिर रहा है? MRS गिर रहा है। तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स IC होता है, जब आप उस पे नीचे की तरफ मूवमेंट लेंगे तो MRS भी गिर रही है। दिस इज द प्रिंसिपल, और यू कैन से assumption of diminishing marginal rate of substitution। याद है कि कहानी? तो ग्राफिकली अगर अपने आप को DMRS दिखाना है तो टेंजेंट्स को इंडिकेशन दीजिए। नोट कीजिए फटाफट से, फिर आगे चलता हूं। तो आपने एक रीजन सीखा कि ये कॉन्वेक्स होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पुराना रीजन है। एक नया रीजन बताऊंगा आपको कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, बहुत ध्यान से। इरेज कर दो भाई सारा। अच्छे मेरी बात करेंगे, कितनी बात नहीं करेंगे। सुनिए, एक कंज्यूमर साहब है मेरे पास, सुनिए, एक कंज्यूमर है। मैंने कहा भाई तेरा आईसी कैसा है? कहता मेरा आईसी तो कॉन्वेक्स है। मैं क्यों? कहता दोनों एक्सिस पे क्या लगे हुए हैं? गुड लगे हुए हैं। ये वाई है और ये एक्स। तो आईसी कैसा है इसका? डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन। एक्सिस से टच नहीं हो सकता, एक्सिस से दूर ही रखना पड़ेगा।
ओके, ये मेरा इंडिफरेंस। सुनते रहना भाई ध्यान से। मैंने कहा ये बंडल क्या है, कहता है कि ये जो बंडल है x के तो मेरे पास सिर्फ 1 यूनिट है और y के ना मेरे पास 100 यूनिट्स है, यानी x बहुत कम क्वांटिटी में और y मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। कहता है ये बंडल क्या है, कहता है यहाँ पे x के मेरे पास 100 है, y 1 है। इट इज नॉट द रूल, मैंने आपको समझाने के लिए डेटा दिया है। आप 70,1 ले लो, ठीक है, 70,80,1 90,2, मतलब एक ऐसा बंडल जहाँ पे x के यूनिट ज्यादा है y के कम है, और एक ऐसा बंडल जहाँ पे x के यूनिट कम है y के ज्यादा है। फिर कह रहा हूँ हमेशा रूल नहीं है, आप इसे 10, 100 कुछ भी ले सकते जो आपका देता है। यहाँ पे सबको समझ में आता है? इसको मैंने नाम दिया A बंडल, इसको मैंने नाम दिया B बंडल। A बंडल जो है 1,100 है, B बंडल है 100,1। टोटल यूनिट्स कंज्यूमर के पास कितने हैं, 101, कितने हैं 101। दोनों जगह सेटिस्फेक्शन बराबर है, बिकॉज सेम आईसी में लाई करते हैं। मैंने कहा एक काम कर यार, तुम्हें तीसरा बंडल ले ले, तेरे को यूनिट्स में 101 ही दूंगा। भाई तेरे पास यहाँ भी 101 यूनिट है, तेरे पास यहाँ पर भी 101 यूनिट है, तो देखो दोनों यूनिट्स मैंने बराबर बराबर 101 ही दूंगा, लेकिन सब कॉम्बिनेशन बदल देता हूँ। एक काम कर, 50.5 इसके ले ले और 50.5 इसके ले ले, 50.5 और 50.5 टोटल मिला के तो 101 ही आएगा। तो ठीक है भाई, आई एम इंडिफरेंट, मैंने झूठ बोलता तो यू आर नॉट इंडिफरेंट। अगर हम ग्राफ पे चले जाए, कार्टेशियन प्लेन पे इसको ज्वाइन करेगा, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 50.5 और 50.5 आएगा। हमने इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट आ गया 50.5, ऐसे ये। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट होगा ये IC2 पर है, yes or no? Has IC more satisfaction, yes or no? तो C पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिली या नहीं, जबकि यूनिट तो दोनों जगह बराबर, तीनों जगह बराबर 101 101 101। फिर तेरे को यहाँ पे मजे ज्यादा क्यों मिले, कहता है भैया मेरी बात सुनो, तुम सारा मुझे एक्स दे देते हो, बहुत सारा बर्गर पेप्सी की बात करें, तुमने ढेर बर्गर लगा दे, पेप्सी दिए, तो इतनी सारी क्वांटिटी है मेरे किसी काम की नहीं। या तुमने वाई मेरे को बहुत सारा दे दिया, एक्स दिया ही नहीं। तो कहते हैं जब आप एक बंडल बहुत क्वांटिटी में देते हो, दूसरा नहीं देते, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, उस बंडल में एक कमोडिटी बहुत ज्यादा है, दूसरी ना के बराबर है, उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम बंडल्स। और ये क्या है, एवरेज बंडल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एवरेज बंडल, कि दोनों क्वांटिटी बराबर बराबर अपने पास ले रखी है। तो कंज्यूमर को यूनिट्स 101 ही देने हैं, अगर आप उसे एक्सट्रीम दोगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, और अगर आप उसे एवरेज देंगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि एवरेजेस पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती है। इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। ये रीजन है इसके कॉन्वेक्स होने का, कि एक्सट्रीम्स को सेटिस्फेक्शन कम मिलती है और एवरेजेस से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, जबकि तीनों ही जगह मेरे पास एक बोलो। सर मुझे एक ये डाउट है कि बजट लाइन भी तो होती है, बजट लाइन का डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है अभी, इंडिफरेंस नहीं बट सर व्हाट आई वाज सेइंग कि वो तो आईसी के बाहर, एवरेजेस आईसी के बाहर लाया कर रहा था। अगर मेरी बजट लाइन तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, हूँ टोल्ड यू कि मेरी बजट लाइन इसी पे टाइम है। नहीं अगर होगी सर, अगर वाली बात है ना, ठीक बेटा, चलो ये टॉपिक अबाउट आईसी। अभी हमने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन डिस्कस नहीं कर रहे, मैं बजट की बात ही नहीं कर रहा। जब बजट की करूंगा तो आईसी की बात नहीं करूंगा, जब इक्विलिब्रियम पे आऊंगा फिर आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली। सर सी आईसी में नहीं लाया करेगा, इस वाले सी आईसी 1 पे नहीं लाया करेगा, हायर आईसी जाता है, तभी तो उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है एवरेज पे। तो आपसे आपसे को पूछे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, रीजन कौन कौन से, डिमिनिशिंग एमआरएस और दूसरा क्या, एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम्स। एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, याद रहेगी कहानी में सबको।
ये तो आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू यूनिट। अब इस प्रॉपर्टी को खराब कर देते हैं, चलिए नीचे बदलते हैं प्रॉपर्टी खराब। इरेज करोगे सारा ये, जल्दी नोट करेंगे प्लीज, वेरी फास्ट। इसी चल अब नोट खुद को लग रहा है चलेगा शायद ऑन है, हवा आ रही है सब यहां क्या दे फैन मत लो यार, चल चला लो। चलो बेटा ध्यान, ये तो मेरे पास कॉन्वेक्स आईसी था उसकी प्रॉपर्टी। अब आगे आता हूं मैं लीनियर आईसी के पास। स्टॉप रखिए आप प्लीज, बात ना करिए बच्चे प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं। इरेज कर दूं? आइए देखेंगे जी प्लीज ध्यान से। मेरे पास दोनों ही एक्सिस पे गुड्स लगे, यहां भी गुड है एक्स और यहां भी गुड है वाई। एग्जांपल समझना ध्यान से। मेरे पास दो कमोडिटीज है अलग अलग, कहना एक है 500 रुपए का नोट, ₹500 नोट, और एक है मेरे पास 100 रुपए का नोट। ओके, एक 100 रुपए का नोट है और एक 500 रुपए का नोट है। मेरे पास 500 के नोट है 0 और 100 के नोट है 25। रिवर्स कर देते हैं, इसे 100 कर देते हैं, इसे 500 कर देते हैं, और ये 25 नोट है ऐसे। 500 का एक भी नोट नहीं है, 100 के 25 नोट है। मैंने कंज्यूमर को बोला, मैं कहा तेरे को मजे मिलते, कहता हाँ मेरे पास 2,500 रुपए मजे तो मिलेंगे मिलेंगे। मैंने कहा 500 का नोट और चाहिए, क्या बात बताओ। अगर उसकी सेटिस्फेक्शन मुझे सेम रखनी है, मुझे रखनी है उसकी सेटिस्फेक्शन सेम, तो एक 500 का लेने के लिए 100 कितना सैक्रिफाइस करेंगे? 500 का साहब सबको 20 हो गए। मैंने एक 500 को और बढ़ाया, कितना सैक्रिफाइस करोगे? 5। एक और बढ़ाया, कितना सैक्रिफाइस करोगे? 5। कहां गया तुम्हारा प्रिंसिपल डिमिनिशिंग वाला? फिर एमआरएस करना जरा कैलकुलेट। लॉस अपॉन गेन 5 बाय 5 5 5 5 5 5 लग गया कांस्टेंट एमआरएस। से यस और नो? हाँ जी बेटा, कांस्टेंट एमआरएस लग गया नहीं लग गया? और एमआरएस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। से यस और नो? यस। स्लोप कांस्टेंट, जब स्लोप कांस्टेंट है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं आएगा? से यस और नो? यस। इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रेट लाइन। तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी तब तक ही वैलिड है जब तक आपने डिमिनिशिंग एमआरएस के असम्पशन ले रखी है। असम्पशन आपने कांस्टेंट एमआरएस पे ली, इमीडिएटली बदल जाएंगे। समझ में आती है आप की कहानी? अब एक बात सुनिएगा, तो पूछे इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन या लीनियर एक ही बात है। यहां पे बोलेंगे x and y are perfect substitutes। बेटा देखो सब्स्टिट्यूट्स है, लेकिन सब्स्टिट्यूट 1:1 में है ऐसा कोई रूल नहीं है। एमआरएस का 1 होना रूल नहीं है, एमआरएस का कांस्टेंट होना रूल है। दे आर सब्स्टिट्यूट्स, आई एग्री, दे कैन बी एक्सचेंज, आई एग्री, लेकिन 1:1 में होंगे ऐसा कोई रूल नहीं है। 500 का नोट और 100 का नोट सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक नोट इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। 100 के 5 और इसका 1 तो सब्स्टिट्यूट है। दे आर सब्स्टिट्यूट इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो एमआरएस कांस्टेंट होना रूल है, एमआरएस का 1 होना रूल नहीं है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एमआरएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। फॉल्स, एमआरएस का कांस्टेंट होना रूल है, एमआरएस का 1 होना रूल नहीं। ओके, अब एक बात समझना ध्यान से। तो आईसी कैसा बना जी? लीनियर।
लीनियर या फिर यू कैन से स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जिसका रीजन क्या है जी? एक तो रीजन आ गया कांस्टेंट एमआरएस, दूसरा रीजन देखना भाई ध्यान से, स्टॉप राइटिंग प्लीज। मैंने कहा दो बंडल है मेरे पास, कहता कौन है? मैंने कहा दो एक्सट्रीम बंडल, एक ए 1,100, एक बी 100,100, दो बंडल एक्सट्रीम बंडल्स है। मैंने कहा दोनों की एवरेज लगाओ। एवरेज के लिए क्या करेंगे? दोनों को ज्वाइन करके मिड पॉइंट निकालेंगे। ये लो जी, मिड पॉइंट इसी लाइन पे कर्व पे आ गया, नहीं आ गया? हाँ जी, पहले से मिड पॉइंट हाई आईसी में भाग गया था, आज क्यों नहीं गया? नहीं जाता। इसका मतलब एक्सट्रीम पे भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन है और एवरेज पे भी उतनी ही सेटिस्फैक्शन है। एवरेजेस एंड एक्सट्रीम्स आर इनडिफरेंट। यहाँ पे दूसरा रीजन क्या है बेटा? एवरेजेस एंड एक्सट्रीम्स आर इनडिफरेंट। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी दे दीजिए, सेटिस्फैक्शन मेरी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जबकि जब डिमिनिशिंग एमआरएस कॉन्वेक्स आईसी लगा हुआ था तो कहता था एवरेजेस पे सेटिस्फैक्शन क्या मिलती है भाई? ज्यादा। याद रहती है भाई सबको? तो कॉन्वेक्स आईसी के दो रीजन, डिमिनिशिंग एमआरएस एंड एवरेजेस आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम। लीनियर आईसी के दो रीजन, कांस्टेंट एमआरएस एंड averages and extremes are equal or consumer is indifferent between the two things। डाउट है आपका? इसकी स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो ऑटोमेटिक क्या है? कांस्टेंट। अब तीसरे केस में आता हूं, चलिए जी मूव करें आगे। डाउट यहां तक एंड डाउट्स एनीवन रेज हैंड प्लीज। बेटा मेरी और डाउट्स की बनती नहीं है, देखिए क्लास में तो वो रहते हैं या तो मैं रहता हूं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। किसी के कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। बेटा देख, मैं हूं इकोनॉमिस्ट, पढ़ाते समय अजम्पशन लेता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को मेरी हर एक बात समझ में आती है और नॉर्मली ऐसा होता भी है। फिर भी कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी, आशंका, दुविधा, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी कुछ भी हो प्लीज पूछ लीजिए हाथ खड़ा करके। थैंक यू। आईपीसी तरफ चलते हैं। कहते हैं अगर मेरा आईसी कैसा लगा है? कॉन्केव लगा है। बेटा यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, इसके साथ डिस्कशन का मैटर है कि प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास अभी भी दोबारा गुड्स लगे हैं, बच्चे प्लीज बात नहीं करेंगे यार। यहाँ भी गुड है, यहाँ भी गुड। इसके लिए डेटा नहीं बना पाएंगे, ठीक है? लिमिटेशन लगी हुई है, डेटा नहीं यूज कर सकते। दोनों गुड्स है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा। हमने कॉन्वेक्स भी देख लिया, हमने लीनियर भी देख लिया, बचा कौन? कॉन्केव। आइए देखते हैं और कॉन्केव बना के प्रॉपर्टी निकालेंगे। देखिए क्या हमने कहा, ये है हमारा ये आईसी। कहता है ये बताओ जी एमआरएस कैसा है? कॉमन सेंस लगाएं। कहते हैं जी स्लोप निकालो। स्लोप यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट। टेंजेंट स्टीप होती है, नीचे जा रही है। टेंजेंट क्या हो रही है? टेंजेंट की स्लोप बढ़ रही है, यानी आईसी की स्लोप जैसे जैसे नीचे आ रहा है आईसी की स्लोप हमारी बढ़ती जा रही है। एंड आईसी की स्लोप क्या होती है? एमआरएस प्रॉपर्टी का लगी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, तो कॉन्केव आईसी जब मेरा लगा हुआ है दोनों गुड्स के केस में, तो क्या लगा? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बात आपको समझ में आती है? दूसरी कहानी सुनिएगा। मैंने कहा मेरा एक आईसी है और वो ना कॉन्केव है। कहता है अच्छा जी। मैंने कहा दो एक्सट्रीम बंडल्स है मेरे पास, एक 1,100, एक बी बंडल है 100,100। कहते हैं इनकी एवरेज निकालनी जो है, मैंने एवरेज निकाल दी। मेरे को क्या दिक्कत है? मेरे को क्या करना है? सिर्फ दोनों को ज्वाइन करके मिड पॉइंट मार्क करना है। ये सी पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? दोनों की एवरेज। क्या ये किसी आईसी पे आया? नो। यहाँ पे आईसी कोई और है। आईसी ग्रीन वाले पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, ब्लैक वाले पे भाई ग्रीन तो लोअर है द आईसी मोर सेटिस्फैक्शन। तो इस बार एवरेज पे सेटिस्फैक्शन कम हो गई। इस बार एवरेज पे सेटिस्फैक्शन क्या हो गई है बेटा? कम हो गई है। तो क्या हुआ? एक्सट्रीम्स आर प्रेफर्ड ओवर एवरेजेस।
तो जो हमारे पास कॉनकेव आईसी होता है, हमारे पास जो क्या होता है, कॉनकेव आईसी होता है, उसके दो रीजंस होते हैं, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सट्रीम्स आर प्रेफर्ड ओवर। सबको समझना है? दोबारा बताना। देख बेटा, दो बंडल है मेरे पास, है ना, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, एवरेज कैसे निकलता है, दोनों का मिड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन किया, मिड पॉइंट सी आया। ये सी पॉइंट क्या ब्लैक आईसी पे आता है? नहीं, हमने एक और आईसी ड्रॉ किया, लोअर आईसी पे आया, जितना नीचे आईसी आएगा सेटिस्फैक्शन गिरेगी, जितना ऊपर आईसी जाएगा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने सेटिस्फैक्शन ज्यादा कहाँ मिल रही है, एक्सट्रीम पे, तो एवरेज पे सेटिस्फैक्शन मेरी गिर गई है। तो क्या लगा, एवरेज पे सेटिस्फैक्शन ज्यादा नहीं है, कहाँ ज्यादा है, एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स आर प्रेफर्ड ओवर एवरेज। एग्जांपल मान लो सवाल में कभी आ जाए, द चॉइस या द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज लाइक, इनवर्टेड कॉमास में लिखा है, एक्सट्रीम्स आर प्रेफर्ड ओवर एवरेजेस। कहते शो द इंडिफरेंस कर्व, तो बना दोगे कॉनकेव। पक्की बात। सवाल ना कभी कभी बोलता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उसने वर्ड यूज ही नहीं किया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, उसने क्या बोला, भैया कंज्यूमर की चॉइस बताओ अगर एमआरएस कांस्टेंट है, पता है ना एमआरएस कांस्टेंट कब होता है, वो कहते हैं हमारे पास एवरेजेस एंड एक्सट्रीम्स आर इनडिफरेंट, तो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो बोलते लीनियर आईसी, तो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना बोल के वो क्या देगा, कोई ना कोई आपको हिंट देगा, वो हिंट पहचाननी है। कॉनकेव आईसी के लिए बोलेगा नहीं, कॉनकेव आईसी वो क्या बोलेगा, इंक्रीजिंग है हमारा, समझ जाना मैं इंक्रीजिंग है हमारे कहां लिखी है, वो बोलेगा प्रेफरेंस इज गिवन टू द एक्सट्रीम बंडल्स, आप समझ जाना। ओके जी, तो आपको नाम बताएगा आईसी का, ऐसा कोई रूल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा, उसके हिसाब से फिर आपको प्रेफरेंस से पड़ेगा। याद रहेगा भाई इतनी कहानी सबको, पक्का है? बेटा देखो हमारे सिलेबस हमें को लिमिट करता है, देखो बेटा मैं तो मतलब कितने घंटे आप मुझको बोलोगे, मतलब 500 घंटे 600 घंटे इतना कंटेंट है मेरे पास आईसी को, 128 शिफ्ट होती है आईसी की, है ना, तो मैं 500 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो जितना हमारे सिलेबस सेमेस्टर 1 में है डिटेल डिस्कशन बेटा सिर्फ उसकी करूंगा, रीजन बड़ा सीधा सा है, एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं सारी नॉलेज अभी भी देता रहूं ओके है, लेकिन फिर नंबर नहीं आएंगे, है ना, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, मार्क्स एज वेल एज नॉलेज। अब उसका डिस्कस करूंगा जो मेरे एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है, जो मेरा सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। तो सेम 1 का सिलेबस दो प्रॉपर्टी की डिटेल डिस्कशन है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कंटिन्यूएशन में है, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और चौथी प्रॉपर्टी हार्ड आईसी नॉट सेट। हालांकि मेरे पास इन दोनों की भी एक्सेप्शन है, आईसीज को मैं इंटरसेक्ट भी करवा सकता हूं और लोअर आईसी पे जॉब सेटिस्फैक्शन भी शो कर सकता हूं, लेकिन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है तो डिस्कस करेंगे। यहां पर सबको समझ में आती है कहानी, ये इंट्रोडक्शन था इंडिफरेंस कर्व का। अब बजट लाइन पे आ रहा हूं, बजट लाइन देखो बेटा जल्दी से कराऊंगा आप सबको, ठीक है, बजट में टाइम नहीं लगाऊंगा ज्यादा। आप मेरे को बच्चे से बजट 12th में पढ़ रहे सबने बजट लाइन यार, है ना, तो सीधा इक्विलिब्रियम पे आ जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। अच्छा बजट लाइन का इक्वेशन को कर लेते हैं, कहते हैं बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है जी, कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स इनटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स, है ना, प्लस में प्राइस ऑफ वाई इनटू में क्वांटिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू मनी। ये होता है नहीं होता, इतनी बात सबको समझ में आती है। सुनना भाई बहुत ध्यान से प्लीज, इसकी स्लोप कितनी होती थी मेरे पास, माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई, ऐसे ही होता है। बजट लाइन 3 वजह से चेंज होती है, या तो एम में चेंज आए, या पी एक्स में चेंज आए, या फिर पी वाई में चेंज आए। जो ओरिजिनल बजट लाइन है मेरी ये इनका कितना होता है एम अपॉन में पी एक्स, ये कितना होता है एम अपॉन में पी वाई, सबको पता ना भाई इतना, सारा पैसा एक्स पे खर्च करेंगे तो इतना मैक्सिमम खरीद सकते हैं, सारा पैसा एक्स पे खर्च करेंगे मैक्सिमम इतना खरीद सकते हैं। अब एक बात सुनिए, मनी इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बजट लाइन राइट पर पैरेलल शिफ्ट होएगी, इंक्रीज इन मनी इनकम है, और अगर डिक्रीज हो जाएगी मनी इनकम तो लेफ्ट पर पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, स्लोप हमारी सेम रहेगी बिकॉज़ प्राइस रेशियो इज द स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो, या कभी कभार मैं इसको बोलूंगा रिलेटिव प्राइस, क्या बोलूंगा जी,
अगर मैं बोलूं रिलेटिव प्राइस, इसका मतलब भी क्या है, स्लोप की बात है। प्राइस रेशियो बोलो, रिलेटिव प्राइस बोलिए, एक ही बात है। प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आता है, भैया मेरी बजट लाइन है, अगर एक्स का प्राइस में चेंज आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, चेंज आया प्राइस ऑफ एक्स में, है ना, ये सब चेंज नहीं होगा, कम होगा प्राइस तो ऐसे आएगा और ज्यादा होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे ही है जी। ओके, सब जानते हैं इतनी बातें। और y के प्राइस में चेंज आएगा तो ऐसे जाएगी। ओके, बस एक लास्ट डिस्कशन का मैटर मेरे बच्चों को बना है और इम्पोर्टेंट है, बच्चे बात हो गई, फिर बैठेंगे। मेरे पास x का जो प्राइस है मान लो 5 रुपए है और y का जो प्राइस है मान लो वो इसको 50 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक बजट लाइन आई, स्लोप कितनी है बेटा मेरे पास, ठीक है, 50/20 माइनस लगा हुआ है -2.5। नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं, द कर्व इज, ये मेरे पास ए बी बजट लाइन है जिसकी स्लोप है कितनी, -2.5। पूरा हिंदुस्तान जानता है एक बात, जिसकी स्लोप बड़ी वो कर, जिसकी स्लोप बड़ी वो कर, इसकी स्लोप है -2.5। हमने कहा कि x का प्राइस बढ़ गया, नाउ द न्यू प्राइस ऑफ x p1 डैश इज 60, 60 रुपए हो गए, p1 डैश इज 60, तो न्यू स्लोप कितनी आई, -3 आगे में 60/20। मेरी जो बजट लाइन न्यू बनेगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, x का प्राइस बढ़ा है, इसकी स्लोप कितनी है, -3। बताओ जी, -3 बढ़ा है या -2.5 बढ़ा है, गलत जवाब, -3। वजह, स्लोप जब कंपेयर करते हैं किसी कर्व की तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी भाषा में मोड लगाते हैं, 3 आएगा, ये 2.5 बढ़ा है। नेगेटिव सिर्फ क्या इंडिकेट कर, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कहा मैंने आपको बात ना करने की, बोल रहे थे तो क्या होता है बेटा, मुझे सुनाई देता कि आप ऐसे क्या बात करते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम है लिटरली, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी गलती है, मेरा सॉफ्टवेयर खराब है। सॉफ्टवेयर मेरे क्या है कि बच्चे अगर बात कर रहे हैं ना, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता, आपकी गलती नहीं है, यू आर स्टूडेंट, व्हेन आई वाज स्टूडेंट मेरी बात क्या करता, मेरे लेक्चरर मेरे को बोलते तू बोल चुप चले, आप तो इतने इज्जत करते थे, मेरे कहने चुप हो जाते है ना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट, मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सही है मैडम, मेरे से प्रॉब्लम है, जब वो बच्चा बात करता है मेरे से पढ़ाया नहीं जाता, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। हाँ, कि कोई चीज किसी को, देखो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को चीज समझना है, इमीडिएटली हाथ खड़ा कर दो, ऑन द स्पॉट जवाब मिलेगा, ऑन द स्पॉट। ना दूं इसका मतलब मुझे नहीं आता, और गूगल पे सारा सर्च कर करके सवाल लिखो, आंसर मैं बताता हूँ, और फिर क्वेश्चन मैं बोलूंगा, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे आंसर। लेकिन बात हो रही है सिर्फ इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश में मत करना, बात करूंगा इंग्लिश बात करोगे लोग, ठीक, इंग्लिश नहीं आती, इकोनॉमिक्स आती है बस। तो ये -3 है, ये -2.5 है, बड़ा कौन, क्योंकि स्टीपर कौन है, देखो ब्लू या ब्लैक, ब्लू लाइन स्टीपर है, तो इसकी स्लोप ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इसकी स्लोप ज्यादा कब होगी, जब हमें 3 को बड़ा प्रूव करना है, तो स्लोप्स कंपेयर कब करेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन आगे, और नेगेटिव सिर्फ क्या इंडिकेशन देता है कि कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अदरवाइज हमेशा स्लोप कंपेयर की जाएगी एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ। ये बात आपको समझ में आ रही है, याद रहेगी भाई सबको कहानी, नोट किया फटाफट से, मूव करता हूँ सीधा इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम से पहले मुझे एक डेरिवेशन निकालनी है, एक कंडीशन निकालनी है, आपकी रीडिंग में गिवन नहीं है वो चीज, लेकिन मेरे को दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको रट्टा लगाना पड़ता है, बचा गया था। बेटा देखो हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्लास, तो किसी के दिमाग में है कि मेरे को कोई क्लास स्किप करनी है, सोचना भी मत, हाँ आपको बहुत ही अर्जेंट काम है, हर क्लास के 3 ऑप्शन है,
रोज सेम चीज 3 बार कराऊंगा, एक टाइम में से दूसरे से तीसरे, किसी भी जगह आके अपने टॉपिक को प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, स्किप मत करना। हर क्लास में एग्जामिनेशन मार्क्स छुपे हुए हैं। रेस करने में जा रहा है ये? देखिए जल्दी ध्यान से, थोड़ी देर प्लीज नोटबुक बंद करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बने हैं, इक्विलिब्रियम में तो यूज पड़ेगा इसका, अगर ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। आप कहते हैं ना इक्विलिब्रियम आता है वेयर टेंजेंसी इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट? टेंजेंसी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो कंडीशन की भी डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, बहुत रिलेवेंट कंसेप्ट है बेटा, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई, ये कंज्यूमर इनिशियली पॉइंट ए पर था, इतने यूनिट एक्स के लेता है, इतने यूनिट वाई के। कहते हैं मेरे को एक्स और चाहिए, मैं कर लेते भाई, एक यूनिट उसने बढ़ा दिया, वाई उसको कम करना पड़ा। ये जो इंक्रीमेंट है इट इज डेल्टा एक्स, ये जो डिक्रीज हुआ है ये डेल्टा वाई। एमआरएस आप जानते हैं ऑलरेडी, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, जानते हो? ये मेरी इक्वेशन नंबर ये बादलों के बीच में लिख दिया मैंने, इट इज माय इक्वेशन नंबर 1 2 3 अभी आ रही है, यहाँ तक अभी हम डिस्कस कर चुके, ठीक है? देखिए अब आपने क्या करना है, आपने आज से सुना है MUX, मैं ग्राफिकल दिखाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MUX, बहुत रेलेवेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि हम एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं या एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, एक्स के यूनिट चेंज होने की वजह से मेरी टोटल यूटिलिटी में क्या परिवर्तन आ, दिस इज द मीनिंग ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, कीपिंग द यूनिट्स ऑफ वाई, वाई को चेंज नहीं करना, वाई को उतना रखना। तो मैंने इसको इतना लिखा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी due to change in x keeping y constant। ओके, फिर ग्राफ में दिखाऊंगा, देखना जी ग्राफ। इनिशियली हम कहाँ खड़े हैं, ए पॉइंट पर, इतने यूनिट x के लेते हैं, इतने y के, एंड कुछ तो हमारे सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज़ हमारे इसी को लाया करते हैं। जब हमने मूवमेंट ली बेटा a से b की तरफ, जब हमने मूवमेंट ली बेटा पॉइंट a से b की तरफ, x को हमने बढ़ाया, साइमल्टेनियसली y को कम किया, एंड द टोटल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम। बट MUX क्या कहता है, y को सेम रखो। तो देखो y, हम यहाँ पर y को सेम रख रहे हैं, हम इधर चले गए, इस पॉइंट पर आ गए C पॉइंट, ये जो पॉइंट C है, हमने मूवमेंट ली पॉइंट A से C की तरफ। C पॉइंट पे जो मेरी सेटिस्फैक्शन हुई कुछ तो होगा, बिकॉज़ यहां से कोई ना कोई तो इंडिफरेंस का जाहिर है ना, यस और नो? यस। यहां से भी कोई ना कोई तो इंडिफरेंस का जा रहा है। हां जी, मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ी या कम हुई? ये किसकी वजह से बढ़ी? ये जो बढ़ी है ना, ये MUX है। भाई सेटिस्फैक्शन मेजर तो नहीं कर सकता मैं, मान लो यहाँ पर x सेटिस्फैक्शन है और यहाँ पे x प्लस वाई है, हायर लाइज मोर सेटिस्फैक्शन, तो ये मेरा चेंज इन टीयू है, ये क्या है मेरा चेंज इन टीयू। तो मेरे अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, MUX मल्टीप्लाई में डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन टीयू, चेंज इन टीयू इज दिस टाइम द पॉजिटिव वाई।
मेरे को x के बढ़ाने से सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज आया है, कहता y का चेंज आया है। ये बात सबको समझ में आती है? पक्की बात है? डाउट इधर तक? तो मैं a से b पर तो आऊंगा तो x भी बढ़ रहा है, y भी कम हो रहा है, मेरे को सिर्फ mu x को रिप्रेजेंट करना है। I have to increase the units of y, x keeping the units of y constant. तो मैंने मूवमेंट ले ली पॉइंट a से c की तरफ, दैट्स पॉइंट c doesn't lie on the black IC, वो किसी हायर IC पे लाई करेगा, तो मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो चेंज इन tu जो यहाँ पर है वो इस समय क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा है। लिख सकता हूँ मैं, इट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये बात सबको समझ में आती है? So what does y denote? y मतलब यूनिट्स ऑफ y। No, y. ये x plus y है। ये यूटिलिटी लेवल पहले x था, अब यूटिलिटी लेवल x plus y। MUX भी कहते हैं, चेंजिंग क्यों कहते हैं, तो डेल्टा x होगा ना। इधर इंक्रीमेंट हमने इंक्रीज तो 1 से किया, तो tu का चेंज बोलो या MUX बोलो, एक ही बात। लेकिन ये एक ही बात तब तक है जब तक ये इसकी यूनिट 1 है, अदरवाइज फिर ये चेंज है। यहां तक को समझ में आते हैं? कहते हैं जी अब मेरे को निकालना है MUY। कहते हैं ये क्या होता है, कहते हैं चेंज इन TU। गुड मॉर्निंग मैम, फेस वॉश कर जाएगी कल तो पता पड़ती है, आपको कह रहा हूँ फेस वॉश कर जाएगी, नहीं आ रही आपको पक्का से। चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन y। TU में क्या परिवर्तन आएगा, अगर मैं y में चेंज किया है कीपिंग x कांस्टेंट। अब मेरी बात समझना ध्यान से देखो, हमें इसी डायग्राम में प्रेजेंट करना है, इसी डायग्राम में। तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, हम a पे थे शुरू में, y डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज का केस लेके चलेंगे। हम इस पॉइंट पर आगे d पॉइंट, हाँ जी इस d पॉइंट पर हम लोग आ गए। यहां से भी कोई ना कोई तो IC जा ही रहा होगा, IC डबल डैश। d पर सेटिस्फेक्शन कम हुई है बड़ी, कम हो गई। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x माइनस समथिंग, that something is what, change in tu। इस बार चेंज इन TU क्या हुआ है, नेगेटिव आया है, तो MUY डॉट डेल्टा y is equal to change in TU and this time it is negative। It is my equation number 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, थोड़ा सा, ज्यादा मत लगाना। हम A से C पर जा रहे हैं, x बढ़ रहा है, सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। A से D पर आ रहे हैं, y कम हो रहा है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। जब हमने दोनों मूवमेंट एक साथ कर दी, x बढ़ा भी दिया और y कम भी कर दिया, हम A से B पर आए और हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन क्या है, C। तो जितनी x ने बढ़ाई और जितनी y ने कम करी वो सेम ही तो होगी, तभी तो दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया। जब हमने A से B पर आए तो x बढ़ भी गया और y कम भी हो गया, तो सेम जो नंबर होंगे, मुझे नहीं पता कितनी बढ़ रही है, लेकिन अगर हाँ यहाँ 20 बढ़ती है तो यहाँ 20 कम होगी, यहाँ 50 बढ़ती है तो यहाँ 50 कम होगी। इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू -20 है, इसकी 50 है तो इसकी -50 है, इसकी 1000 है तो इसकी -, जो ये वैल्यू है तो वही ये वैल्यू, फर्क क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आती है? तो जब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 आएगा। 1 और 2 को प्लस करूंगा तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा बेटा, ये बात सबको समझ में आती है? तो मैंने यहाँ लिखा MUX इनटू में डेल्टा x प्लस में MUY इनटू में डेल्टा y। सो MUX डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस MUY इनटू में डेल्टा y। तो MUX अपॉन में MUY इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। यहाँ नेगेटिव लगा दी, ये बादल आ गई जी काले रंग के। इट इज माय थर्ड इक्वेशन। हाँ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दोनों का RHS बराबर है, से yes or no? So from 3 and 4 I can conclude that MRS is equals to minus MUX upon में MUY। ये जो पानी वाले बादल हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? तो आगे से अगर मैं कभी रिजल्ट यूज करूंगा
कि MRS किसके बराबर, MUX अपॉन में MUY एसोसिएटेड विद नेगेटिव साइन। तो मैं कर सकता हूं ना, फटाफट से नोट करेंगे प्लीज। ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन ये रिजल्ट पेपर में 36 जगह यूज होएगा। बोल बेटा गर्मी लग रही है, एक काम कर, वो एसी चल रहा है उधर वाला? हाँ जी, नहीं चल रहा? चल रहा है। एक काम कर बेटा, वो सीधा एसी को कर दो, खड़ा हो, वहां से MC लगी है, ऊपर कर दो। वो दोनों एक साथ बटन कर दे। हाँ बस हो जाएगा। अरे नोट थोड़ा सा बच्चे देखिए प्लीज बात ना करें दोस्त, बाकी सब कुछ ठीक है। नहीं ऑन हुआ कोई बटन भी होगा साथ में, वो भी दबा दे होगा। वो खड़ा एक बंदा तो एसी के अंदर एक राइट साइड में बटन लगा होगा छोटा सा, राइट साइड में, एकदम राइट में आप एसी के अंदर कोने में, एसी के अंदर देख बेटा दूर से का, हाँ छोटा बटन होगा, उसे पुश कर दे, हल्का सा पुश कर दे, बस वापस बाहर आ जाओ। थैंक यू। चाइनीज है ना बेटा, ऐसे चलते हैं देसी। मैडम फिक्स मान लीजिए, मैडम आप से नोट करें क्या हुआ आपके बात एक खत्म होगी पहली। अच्छा मैं खराब से देखूंगा मैडम, मेरे अच्छे सिलेबस से आपके नंबर नहीं आएंगे, मैं तो PhD कर रखी है, तो कब बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट उसका मिलेगा कितनी मेहनत करेगी, मेरे पढ़ने से तुम्हारे नंबर आते, मैं सबके नंबर पेपर में दिया। बड़े जल्दी से नोट करेंगे, वेरी फास्ट। किया जी 9-10 तक निकलना पड़ेगा, तो 9-10 तक निकलना पड़ेगा, तो हंसराज जाना कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन आ गया, तो डिबेट क्या होगा, डिबेट ही तो है, छोटा सा मुंह आया बेटा, क्या रखा है डिबेट, बाकी जाने वाले को अगर रोक नहीं सकता कोई भी, ठीक है जाना तो चाहिए, लेकिन टॉपिक मिस हो जाएगा। चलिए बेटा मैं पूरा दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं मैं पूरा क्या बात मेरे को नहीं आया। सुनिए ध्यान से बेटा, बात सुनो, जल्दी रिपीट करते हैं। इनिशियली कंज्यूमर ए पॉइंट पर था, वो कहता है मुझे x को बढ़ाना है, y को कम करना है, हम a से b पर मूवमेंट ले ली, द टोटल सैटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम बिकॉज़ बोथ पॉइंट a एंड b लाइज ऑन द सेम डिफरेंस कर्व। हमें दो टर्म को एक्सप्लेन करना है, एक MUX और एक MUY। MUX का कहता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी टू चेंज इन द लेवल ऑफ यूनिट्स ऑफ x कीपिंग द यूनिट्स ऑफ y कांस्टेंट। कहता है ग्राफिकली लोकेट करिए, हम एक पॉइंट बैठे, हमने मूवमेंट ली, x को बढ़ाया, y को सेम रखा, हम पॉइंट C पर आ गए, और दैट पॉइंट C लाइज ऑन द हायर डिफरेंस कर्व। इट मींस सिर्फ x को बढ़ाने से सैटिस्फैक्शन बढ़ रही है। तो यहाँ पर बेटा सैटिस्फैक्शन मेरी बढ़ी, जो मेरा सैटिस्फैक्शन का चेंज आया है इट इज चेंज इन TU, और सैटिस्फैक्शन मेरी बढ़ रही है इसलिए क्या है पॉजिटिव। फिर कहता है MUY क्या कहते हैं चेंज इन TU ड्यू टू चेंज इन द यूनिट्स ऑफ y कीपिंग द यूनिट्स ऑफ x
कांस्टेंट। तो मेरे को ए पॉइंट पे था, एक्स को सेम रखना है, एक्स को सेम रखा, वाई मैंने गिरा के डी पॉइंट पर आ गया। कहां पे आ गया बेटा? डी पॉइंट पे। तो ये जो डिक्रीज हुआ है ये लोअर आईसी पे आ गया बेटा या नहीं आ गया? मैं सैटिस्फैक्शन मेरी क्या हो चुकी है? कम। इस बार चेंज इन ड्यू क्या है? नेगेटिव है। यानी x के बढ़ने से सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, y के कम होने से सैटिस्फैक्शन कम होती है। लेकिन जब दोनों को हमने साइमल्टेनियसली डील किया तो हमारी मूवमेंट है पॉइंट ए से बी, इसका मतलब सैटिस्फैक्शन क्या है? सेम। तो जितना टीयू यहां से बड़ा है वो, और जितना टीयू यहां से कम हुआ है वो क्या होंगे आपस में? सेम। तो दोनों इक्वेशन में जो प्लस करेंगे तो राइट हैंड साइड मिला के कितना आएगा? 0 आएगा। mux into delta x plus mu y को delta y राइट साइड में लेके mux into में delta x equal to minus mu by delta y क्रॉस मल्टीप्लाई किया mux upon mu y equal to delta y upon delta x नेगेटिव यहाँ लगा है। वो इक्वेशन 4, वो इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3, तीनों दोनों का एलएचएस आपस बराबर है। तो एलएचएस एलएचएस से बराबर होगा तो हमारे सिस्टम बराबर आ गया माइनस म्यूएक्स अपॉन म्यू ऑफ एंड आउट बटा से। हाँ जी बेटा, यहाँ से किसी कुछ पूछो एंड आउट एनीवन? चलिए सुने आप आगे हैं। बेटा बात सोचने के यार आप बात करेंगे ना बेटा, देखिए बात करेंगे मैं हेल्पलेस हूँ यार, मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता जब बच्चे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल ऑन करते हैं, सीधा सीधा कहते हैं इंग्लिश बोलते हैं बेटा ऑन करते हैं। क्या हुआ जी? अरे यार इग्नोर करो, गर्मी सर्दी छोड़ो ना, टेम्परेचर यार क्या रखा टेम्परेचर, पढ़ाई पे ध्यान दो। आप एसी चलाते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर हीटर चलाते हो तो फर्क नहीं पड़ता। जब ध्यान दो इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में। तुम गेम खेलने आए हो क्या? पढ़ रहे हो उनको तो बंद कर पढ़ रहा है। 9 बज गए हैं, ये तो मैक्सिमम अभी टाइम कम है मेरी। 9:45 स्टाफ पे क्लास है, आपको पता है सारा शेड्यूल, ठीक है? प्लीज कॉपरेट कीजिए। आप लोगों ने 12वीं क्लास में पढ़ा कंज्यूमर साइकिल केस ऑफ टू कमोडिटीज। सुनो ध्यान से, हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन वहां से कुछ सिखाना है मैंने आपको। भाई यूनिट्स ऑफ एक्स है और यूनिट्स ऑफ वाई है, ठीक है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहते हैं mu x mu y। इसकी पहली यूनिट 50 की यूटिलिटी देती है इन यूटिल, ये किसमें है जी? यूटिल्स में। इसकी पहली देती है मेरे को 20 की। x की एक यूनिट में वो कितने की सैटिस्फैक्शन देती है बेटा? 50 यूटिल्स। और y की कितनी देती है? 20। बताओ क्या खरीदूं, x या y? x। गलत जवाब, y भी नहीं खरीदूंगा, इन पे डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ प्राइस कितना है? कहते हैं एक्स का जो प्राइस है ना वो 10 रुपए है और वाई का जो प्राइस है वो मान लेते हैं 2 रुपए। 10 रुपए खर्च करके 50 के मजे मिले, 1 रुपए के मजे कितने पड़े? 5। तो क्या बोलते हैं? MUX अपॉन में PX। ये कितना आया? 5 आया जी। 2 रुपए 2 रुपए खर्च करके 20 रुपए 20 यूनिट के मजे मिले। तो MUY अपॉन में प्राइस ऑफ Y कितना हुआ? 10 हुआ बेटा। बताओ अब क्या खरीदेंगे, एक्स या वाई? वाई खरीदेंगे ना, क्योंकि 1 रुपए के हिसाब से हमने कंपैरिजन किया तो पर रुपी यूटिलिटी ज्यादा कहां से मिल रही है अपने को? वाई से मिल रही है। पर रुपी यूटिलिटी ज्यादा कहां से मिल रही है? वाई से। तो हम लोग क्या करेंगे? वाई की डिमांड को बढ़ाएंगे। ऐसे होता है। तो अगर तो MUX अपॉन MUY हमें इसको कंपेयर करना है, अगर तो ये बड़ा हुआ तो क्या